गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ है कंडक्टर, अर्थात किसी चालक की विद्युत धारिता। इसे हम कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं। सी यहाँ कैपेसिटेंस का फर्स्ट लेटर लिया गया है। देखिए, हम देखते हैं कि धारिता होती क्या है। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वह आवेश उस चालक के बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की जो उसकी क्षमता है वह सीमित होती है, वह निश्चित होती है। ऐसा नहीं है कि किसी चालक को उसके पृष्ठ पर कितना भी आवेश दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम चालक के पृष्ठ पर आवेश को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाता है। अगर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ते हुए इतना हो गया कि उसके चारों ओर का जो माध्यम है, मान लीजिए वायु है, तो उसके चारों ओर के माध्यम में पराविद्युत भंजन हो गया। पराविद्युत भंजन का मतलब है कि उसके चारों ओर जो वायु है उस वायु में आयनीकरण हो जाता है। उस अति उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण उस आयनीकरण से वायु में धनावेश व ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस चालक पर मान लीजिए धनावेश है, हम चालक को धनावेशित कर रहे हैं और वायु में धनावेश ऋणावेश बन गए हैं, तो चालक का धनावेश उस वायु में उत्पन्न ऋणावेशों से वापस निरस्त होने लगता है। और निरस्त होने लगता है तो हम तो उसको आवेश दिए जा रहे हैं और उसका आवेश वापस निरस्त होता चला जा रहा है। इस तरीके से किसी चालक को हम एक सीमित मात्रा में ही, निश्चित मात्रा में ही आवेश दे सकते हैं। असीमित मात्रा में उसे आवेश नहीं दिया जा सकता है। तो इससे ये बात स्पष्ट हुई कि किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश को संग्रहित करने या विद्युत आवेश को धारण करने की उसकी एक निश्चित क्षमता होती है, तो वही क्षमता विद्युत धारिता के रूप में मापी जाती है। तो देखिए, किसी चालक की धारिता का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है C=Q/V। यहाँ Q उस चालक को दिया गया आवेश है, उस चालक के पृष्ठ पर जो आवेश उपस्थित है वो है, और V जो है उस चालक का विभव है। तो ये फॉर्मूला किसी भी चालक के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी चालक के लिए लागू किया जा सकता है। अब हम देखते हैं फॉर्मूला आया कहाँ से। तो ये फॉर्मूला इस रिलेशन से आया है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, अर्थात किसी चालक का विभव उसको दिए जाने वाले आवेश के समानुपाती है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, देखिए इसको समझते हैं। मान लीजिए पहले से हमारे पास कोई अनावेशित चालक है, उस अनावेशित चालक को हम अनंत से आवेश ला कर देते हुए उसे आवेशित कर रहे हैं। मान लीजिए उस पर शुरू में आवेश Q=0 है। अब मैं 1 माइक्रोकूलम आवेश अनंत से लाकर उसको देता हूँ, तो इस हेतु मुझे बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि चालक पर कोई आवेश नहीं है। कोई आवेश नहीं है तो उसने अपने चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं कर रखा है जिसके विरुद्ध मुझे 1 माइक्रोकूलम चार्ज को लाने में कार्य करना पड़े। अब मैंने 1 माइक्रोकूलम चार्ज लाकर उसको दे दिया है। इट मीन्स उस पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज आ चुका है। अब मैं फिर से अनंत से 1 माइक्रोकूलम चार्ज और लाता हूँ चालक की ओर, तो इस हेतु मुझे पहले से उस चालक पर उपस्थित 1 माइक्रोकूलम चार्ज के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब मैंने उसको 1 माइक्रोकूलम चार्ज और ला कर दे दिया तो उस पर टोटल हो गया 2 माइक्रोकूलम चार्ज। अब फिर से मैं अनंत से 1 माइक्रोकूलम चार्ज ला कर देना चाहता हूँ इस चालक को, तो इस हेतु मुझे और अधिक कार्य करना पड़ेगा, पहले की तुलना में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि पहले तो मुझे 1 माइक्रोकूलम के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ही कार्य करना पड़ा था, अब मुझे 2 माइक्रोकूलम के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। 1 माइक्रोकूलम कम प्रतिकर्षण बल लगा रहा था आते हुए 1 माइक्रोकूलम पर, जबकि 2 माइक्रोकूलम आते हुए 1 माइक्रोकूलम पर ज़्यादा प्रतिकर्षण विद्युत बल लगाएगा। इसलिए मुझे अब ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा उस चालक को 1 माइक्रोकूलम चार्ज लाकर देने में। तो यहाँ से क्या बात स्पष्ट हुई? यहाँ से ये बात स्पष्ट हुई कि जैसे जैसे हम चालक के पृष्ठ पर विद्युत आवेश को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसका विभव भी बढ़ता जाता है। विभव का बढ़ना हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाह्यकर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य बढ़ता चला जा रहा है। कार्य बढ़ता चला जा रहा है तो बाह्यकर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य के रूप में ही विद्युत विभव को मापा जाता है। विद्युत विभव की डेफिनेशन भी यही है, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से लाकर चालक को देने में बाह्यकर्ता द्वारा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जितना कार्य किया जाता है वही कार्य वो चालक के विभव के तुल्य होता है। तो अभी हमने देखा कि जैसे जैसे चालक के पृष्ठ पर हम विभव बढ़ाते जा रहे थे बाह्यकर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य भी बढ़ता चला जा रहा था। इट मीन्स उसका विभव बढ़ता चला जा रहा था। तो
देखिए हमने यहाँ यही बोला है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, इट मीन्स चालक का विभव उसे दिए जाने वाले आवेश के समानुपाती होता है। अब समानुपाती को अगर हम हटाते हैं तो इक्वल का साइन आता है, इक्वल आता है, और समानुपाती के हटने से एक समानुपातिक नियतांक सी आता है। ये सी ही धारिता है, कैपेसिटेंस है। तो Q इजिकल टू सी वी फॉर्मूला बना हमारे पास, और यहाँ से C इजिकल टू क्यू अपॉन वी फॉर्मूला भी हमने बता दिया था। क्लियर है। तो किसी चालक की धारिता C के लिए फॉर्मूला होता है Q अपॉन वी, अर्थात उसके पृष्ठ पर जो आवेश है वो अपॉन उसका विभव। इस V को हम विभव भी बोल सकते हैं, यहाँ विभव वृद्धि भी बोल सकते हैं। वृद्धि इसलिए क्योंकि प्रारंभ में मान लीजिए चालक पर आवेश Q इजिकल टू 0 था, अब हमने उसके पृष्ठ पर आवेश Q कर दिया है, तो प्रारंभ में उसका विभव था V इजिकल टू 0, क्योंकि आवेश जब उस पर 0 है तो विभव भी 0 होगा। अब उस पर आवेश हमने Q कर दिया है तो उसका पृष्ठीय विभव V हो गया है। तो देखिए पहले विभव था 0, अब विभव हो गया है V, तो विभव में वृद्धि कितनी हुई, V माइनस 0, तो V माइनस 0 V ही होगा। तो V जो है उसको हम विभव भी बोल सकते हैं और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि भी बोल सकते हैं। कब, जब उसे आवेश Q दिया जाए। तो अगर किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो जाए तो दिया जाने वाले आवेश Q व विभव वृद्धि V का जो अनुपात है वही उस चालक की धारिता के तुल्य होता है। क्लियर है। अब हम धारिता की परिभाषा की बात करते हैं। यहाँ तो धारिता की बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, ये जो हमने बताया कि किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश को संग्रहित करने की जो उसकी क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसी को हम कैपेसिटेंस की फॉर्म में मेजर करते हैं। ये तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन यहाँ से बनेगी इस फॉर्मूले से, C इजिकल टू क्यू अपॉन वी। यहाँ अगर मैं V इजिकल टू 1 वोल्ट ले लूँ, अर्थात चालक के विभव में की जाने वाली वृद्धि को 1 वोल्ट ले लूँ, तो C इजिकल टू क्यू अपॉन 1 इजिकल टू क्यू मिलेगा। इट मीन्स C इजिकल टू क्यू, इट मीन्स धारिता किसके इक्वल, आवेश के। कब, जब चालक के विभव में एकांक वृद्धि की जाए तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनी, यदि किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि हेतु आवश्यक आवेश की मात्रा उस चालक की धारिता के तुल्य होती है आंकिक रूप से। आंकिक रूप से तुल्य इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि धारिता अलग भौतिक राशि है और आवेश अलग भौतिक राशि है। ये दोनों भौतिक राशियाँ एक दूसरे के तुल्य नहीं हो सकती है, क्योंकि दो अलग अलग भौतिक राशियाँ कभी भी एक दूसरे के तुल्य नहीं होती। तो यहाँ हम जो तुल्यता की बात कर रहे हैं, जो बराबर हम बता रहे हैं, वो आंकिक रूप से बराबर बता रहे हैं कि धारिता का मान आवेश के मान के बराबर होगा। कब, जब V इजिकल टू 1 वोल्ट लिया जाए तब। तो डेफिनेशन क्या बनी, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि हेतु अर्थात 1 वोल्ट की वृद्धि हेतु आवश्यक आवेश की मात्रा उस चालक की विद्युत धारिता के तुल्य होती है। क्लियर है। अब हम उसके SI यूनिट की बात करते हैं। तो देखिए C इजिकल टू क्यू अपॉन वी हमारे पास फॉर्मूला था धारिता का। आवेश का SI मात्रक कुलाम होता है जिसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। विभव या विभव वृद्धि का SI मात्रक वोल्ट होता है जिसे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो और ये दोनों डिवाइड में है तो यूनिट क्या बना, कुलाम पर वोल्ट। तो देखिए ये बता भी रखा हमने, कुलाम पर वोल्ट इसका यूनिट हुआ C का, कैपेसिटेंस का, धारिता का यूनिट हुआ कुलाम पर वोल्ट। और कुलाम पर वोल्ट को हम फेरड नाम से बोलते हैं, फेरड। देखिए यहाँ लिखा हुआ फेरड, कैपिटल F से इसको डिनोट किया जाता है। तो धारिता का SI मात्रक हम क्या बताएंगे, धारिता का SI मात्रक हम बताएंगे फेरड। अब देखिए अगर मैं यहाँ भी 1 लिख दूँ, यहाँ भी 1 लिख दूँ, यहाँ भी 1 लिख दूँ, तो क्या बनेगा, 1 फेरड इजिकल टू 1 कुलाम अपॉन 1 वोल्ट। यहाँ से हम 1 फेरड की डेफिनेशन बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर किसी चालक को 1 कुलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता को हम 1 फेरड कहेंगे। तो 1 फेरड किस चालक की धारिता है, यदि किसी चालक को 1 कुलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो हम कहेंगे कि उस चालक की धारिता 1 फेरड है। क्लियर है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किसी चालक की धारिता किन किन कारकों पर डिपेंड करती है, किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो हमने यहाँ 4 पॉइंट बताए हैं। देखिए फर्स्ट में हमने बताया है कि उस चालक के आकार पर डिपेंड करती है, सेकंड में बताया उसकी आकृति पर डिपेंड करती है, थर्ड में बताया कि उसके चारों ओर के माध्यम पर डिपेंड करती है, किस माध्यम में वो चालक रखा हुआ है उस माध्यम पर भी उस चालक की धारिता निर्भर करती है। और फोर्थ बताया कि उस चालक के समीप अगर कोई दूसरा चालक पड़ा है तो उसकी उपस्थिति पर भी चालक की धारिता निर्भर करती है।
ये हम डिटेल में आगे देखेंगे, ये पॉइंट्स, ये आगे हमारे डेरिवेशन आएंगे, उन डेरिवेशन में जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से चालक की धारिता आकार पर, आकृति पर, उसके चारों ओर के माध्यम पर और उसके पास किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर डिपेंड करती है। फिर भी मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ। देखिए आकार पर कैसे, मान लीजिए हमारे पास दो चालक है, एक चालक का आकार छोटा है, एक दूसरे चालक का आकार थोड़ा उससे बड़ा है। गोले ले लीजिए, चालक गोले ले लीजिए, एक की त्रिज्या कम है और दूसरे की त्रिज्या ज़्यादा है। तो इतना हमें पता है जिसकी त्रिज्या ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, और चालक पर आवेश सरफेस पर ही तो इकट्ठा होता है, सरफेस पर ही तो संग्रहित होगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है ज़्यादा त्रिज्या वाले का, तो ज़्यादा त्रिज्या वाले की धारिता भी ज़्यादा होगी, अर्थात वह अपने पृष्ठ पर अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा में विद्युत आवेश को संग्रहित कर पाएगा, विद्युत आवेश को धारण कर पाएगा। तो बड़े आकार वाले की धारिता ज़्यादा, छोटे आकार वाले की धारिता कम। आकृति पर कैसे, आकृति का अभिप्राय ये हुआ कि मान लीजिए दो चालक है मेरे पास, एक सिलेंड्रिकल शेप में है और एक स्पेरिकल शेप में है, अर्थात एक गोलीय आकार का है और दूसरा गोलीय आकृति का है और दूसरा बेलनाकार आकृति का है। तो दोनों की धारिताएं अलग अलग होगी। क्लियर है। उसके चारों ओर के माध्यम पर, माध्यम का अभिप्राय ये हुआ कि वो चालक निर्वात में स्थित है या वायु में स्थित है या किसी अन्य पराविद्युत माध्यम में स्थित है। अब अन्य पराविद्युत माध्यम में स्थित है तो कम पराविद्युतांक वाले पराविद्युत माध्यम में स्थित है या ज़्यादा पराविद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगी उस चालक की धारिता। कैसे डिपेंड करेगी ये हम आगे डेरिवेशन देखेंगे, उसमें हमें फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूले से हम ये बात समझ सकते हैं। क्लियर है। फिर उसके पास किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर, अगर किसी आवेशित चालक के पास हम कोई अन्य अनावेशित चालक ले आते हैं तो उस अनावेशित चालक पर भी विद्युत आवेश प्रेरित हो जाते हैं। उन प्रेरित आवेशों के कारण उस आवेशित चालक का विभव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो देखिए इस फॉर्मूले के अंदर अगर विभव को कम कर दिया जाए, Q को स्थिर रखते हुए, Q को नियत रखते हुए अगर विभव कम हो जाए तो धारिता बढ़ जाएगी। तो किसी आवेशित चालक के समीप कोई अन्य अनावेशित चालक लाने पर उस आवेशित चालक के विभव में कुछ कमी हो जाती है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। इस पॉइंट को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। कैपेसिटर नाम का एक हमारा टॉपिक आएगा, उस टॉपिक में हम डिटेल में देखेंगे, संधारित्र टॉपिक में। तो चालक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर बताई, उसके साइज़ पर, उसके शेप पर, उसके चारों ओर के मीडियम पर और उसके पास में किसी कंडक्टर की प्रेजेंस पर। अब देखिए हम ग्राफ की बात करते हैं आवेश व विभव के मध्य। देखिए हमने यहाँ दो ग्राफ ड्रॉ कर रखे हैं। एक ग्राफ में हमने एक्स अक्ष पर विभव V लिया है, वाई अक्ष पर आवेश Q लिया है। दूसरे ग्राफ में हमने इनको इंटरचेंज कर दिया है, एक्स अक्ष पर हमने आवेश Q लिया है और वाई अक्ष पर हमने विभव V लिया है। क्लियर है। मोल बिंदु पर हमने 0,0 बता रखा है दोनों में ही। क्यों? क्योंकि यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ विभव भी 0 होगा और आवेश Q भी 0 होगा। ऐसे ही इसमें भी ग्राफ मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ आवेश 0 और विभव भी 0। इट मीन्स जब कोई आवेश नहीं दिया गया है चालक को तो उसके पृष्ठ पर कोई विभव भी नहीं होगा। ये ग्राफ कहाँ से खींचा है हमने? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V बताया था हमने अभी। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V से ही ये ग्राफ आया, उसी से ये ग्राफ आया, क्योंकि समानुपाती के लिए ग्राफ सरल रेखीय होता है, लीनियर होता है। क्लियर है बात। तो दोनों ग्राफ जो होंगे वो सरल रेखीय ही होंगे, लेकिन दोनों की प्रवणताएं अलग अलग राशियों को बताएगी, अलग अलग बातों को बताएगी। देखिए इसकी प्रवणता देखते हैं। पहले हम प्रवणता देखने के लिए हमने इस सरल रेखा द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण थीटा बताया, और इसके द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण फाई बता दिया है। तो इसकी प्रवणता देखते हैं। प्रवणता हम टेन थीटा से निकालते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब, थीटा के अपोजिट वाली साइड जो होगी वही लंब होगी, और ये हो गया आधार। तो लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर किसकी लेंथ होगी? यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर को बताएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के इक्वल है। तो ये लेंथ कितनी बता के चलेंगे? यहाँ Q है मान और यहाँ 0 है, तो Q माइनस 0। तो परपेंडिकुलर तो हो गया Q माइनस 0, और बेस कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा? ये V है, ये 0 है यहाँ, तो V माइनस 0। तो देखिए Q अपॉन V बना क्या? स्लोप ऑफ द
स्ट्रेट लाइन ओ ए, ये जो सरल रेखीय ग्राफ है इसकी प्रवणता कितनी हुई, Q अपॉन V हुई। लेकिन Q अपॉन V को तो हम क्या बोलते हैं, Q अपॉन V को तो हम धारिता C बोलते हैं। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, C के इक्वल। यहाँ Q अपॉन V के प्लेस पे C पुट किया है, C पुट करते ही टेन थीटा इज इक्वल टू C हो गया है। इट मीन्स इस ग्राफ की जो प्रवणता है, इस ग्राफ की जो प्रवणता है टेन थीटा, वो चालक की धारिता के तुल्य होती है, चालक की धारिता को बताती है। तो ये हमने बताया भी है, प्रवणता धारिता को बताती है। लेकिन इस वाले में प्रवणता का जो व्युत्क्रम है वो धारिता को बताएगा। देखिए प्रवणता टेन फाई बता रहे हैं हम, टेन फाई निकालते हैं पहले। टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ ये है, ये वाला v माइनस जीरो, v माइनस जीरो, बेस ये हुआ, q माइनस जीरो, q माइनस ज़ीरो, तो v अपॉन q हुआ ये। अब देखिए q अपॉन v था c, तो v अपॉन q इसका रेसिप्रोकल कर दें तो फिर इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो v अपॉन q होगा 1 अपॉन c। क्लियर है। तो टेन फाई इज इक्वल टू मिला मुझे 1 अपॉन c। धारिता का व्युत्क्रम प्रवणता के तुल्य है। कब, जब y अक्ष पर विभव लिया जाए और x अक्ष पर आवेश लिया जाए तब। अब यहाँ से c को इधर ले जाएं, टेन फाई को यहाँ ले आएँ, तो c इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन फाई। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, किसी चालक की धारिता प्रवणता के व्युत्क्रम के तुल्य होगी। लेकिन किस ग्राफ की प्रवणता के व्युत्क्रम के तुल्य, उस ग्राफ की प्रवणता के व्युत्क्रम के तुल्य जिसमें हमने y अक्ष पर v लिया है और x अक्ष पर q लिया है। क्लियर है बात। इसकी बातें इस पर लागू नहीं कर सकते और इसकी बातें उस पर लागू नहीं कर सकते। वहाँ प्रवणता जो है वो धारिता को बता रही है और यहाँ प्रवणता का व्युत्क्रम जो है, प्रवणता का व्युत्क्रम जो है, प्रवणता है टेन फाई और 1 अपॉन टेन फाई हो गया प्रवणता का व्युत्क्रम। यहाँ प्रवणता का व्युत्क्रम धारिता के तुल्य है, जबकि यहाँ प्रवणता ही धारिता के तुल्य थी। तो देखिए x अक्ष व y अक्ष पर भौतिक राशि हमने कौन सी ली है उस पर डिपेंड करेगा कि प्रवणता किसे प्रदर्शित करेगी। यहाँ प्रवणता प्रदर्शित कर रही थी किसको, धारिता को, और यहाँ प्रवणता का व्युत्क्रम प्रदर्शित कर रहा है धारिता को। 1 अपॉन टेन फाई को हम क्या बोल सकते हैं, कोट फाई। तो यहाँ c इज इक्वल टू कोट फाई हुआ, वहाँ c इज इक्वल टू टेन थीटा था। वहाँ प्रवणता धारिता के तुल्य थी, यहाँ प्रवणता धारिता के तुल्य नहीं है। कोट फाई को हम प्रवणता नहीं बोलते हैं, प्रवणता तो बोलते हैं टेन फाई को। किसको, टेन फाई को। तो प्रवणता का व्युत्क्रम धारिता के तुल्य था। क्लियर है बात। तो हमें दोनों में डिफरेंस ढंग से समझ लेना होता है। अगर बोर्ड एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, प्रवणता निकाल कर हमें धारिता निकालनी पड़ती है, तो प्रवणता, इसकी प्रवणता जो है वो q अपॉन v को बताती है अर्थात c को बताती है, और इसकी प्रवणता जो है v अपॉन q को बताती है अर्थात 1 अपॉन c को बताती है। डायरेक्ट हम देखें तो कैसे देखेंगे, डायरेक्ट हम ये देख सकते हैं टेन थीटा होती है प्रवणता, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब की तरफ इसमें कौन है, q है, और आधार की तरफ कौन है, v। तो q अपॉन v है इसमें प्रवणता, और q अपॉन v c होता है। जबकि इसमें प्रवणता देखें तो हम बताएंगे टेन फाई इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब की तरफ v है और आधार की तरफ q है, तो v अपॉन q, और v अपॉन q क्या होता है, 1 अपॉन c होता है अर्थात धारिता का व्युत्क्रम होता है। तो इसकी प्रवणता धारिता के व्युत्क्रम के तुल्य, इसकी प्रवणता धारिता के तुल्य। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमने जो बात बताई है वो ये बताई है कि अगर किसी चालक के आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए, आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए उसके विभव को घटा दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। कैसे, देखिए हमने कहा आवेश Q को स्थिर रखते हुए, नियत रखते हुए, अपरिवर्तित रखते हुए। तो अगर इसको अपरिवर्तित रखें तो ये नियत हो गया, तो C समानुपाती 1 अपॉन v हो गया, C समानुपाती 1 अपॉन v, अर्थात धारिता विभव के व्युत्क्रमानुपाती हो गई। तो विभव को डिक्रीज करेंगे तो धारिता बढ़ेगी, लेकिन कब, आवेश Q को एक समान रखते हुए, आवेश Q को अपरिवर्तित रखते हुए। तो अगर किसी चालक के आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए उसके विभव को किसी प्रकार से घटा दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है। तो एक तरीका है जिससे हम किसी चालक के आकार को बिना बढ़ाए ही उसके विभव को घटाकर उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें इसके आवेश को अपरिवर्तित रखना होगा। ये संधारित्र का कार्यकारी सिद्धांत भी होता है। संधारित्र मतलब कैपेसिटर, जिसकी हम इसी चैप्टर में आगे बात करने वाले हैं। डिटेल में हम देखेंगे कैपेसिटर टॉपिक को, जिसमें हम बात करेंगे कि संधारित्र का कार्यकारी सिद्धांत यही होता है, यही होता है। एक अकेले चालक की धारिता कम होती है तो उस
चालक के पास में अगर हम दूसरा चालक लाकर रख दें तो धारिता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है हम डिटेल में आगे बात करेंगे। क्लियर है? यहाँ तो बात क्लियर है कि अगर आवेश Q को स्थिर रखते हुए V को कम कर दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी। अब संधारित्र का कार्यकारी सिद्धांत हम डिटेल में आगे देखेंगे। टॉपिक ही है अलग से संधारित्र का कार्यकारी सिद्धांत। अब इस पॉइंट में हमने क्या बता रखा है? इस पॉइंट में हमने ये बता रखा है कि इस फॉर्मूले को देखने से तो हमें ऐसा लग रहा है कि C Q पर भी डिपेंड करती है और C V पर भी डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। C न तो आवेश Q पर डिपेंड करती है और न C विभव V पर डिपेंड करती है। देखिए क्यों डिपेंड नहीं करती? डिपेंड इसलिए नहीं करती क्योंकि Q समानुपाती V है। तो जिस अनुपात में आवेश Q को परिवर्तित किया जाता है उसी अनुपात में विभव V भी परिवर्तित हो जाता है। कैसे? 1 मिनट प्लीज़। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि जिस अनुपात में आवेश Q को परिवर्तित किया जाता है उसी अनुपात में विभव V भी परिवर्तित हो जाता है। अगर चालक के आवेश को दोगुना कर दिया जाए तो उसका विभव भी दोगुना हो जाएगा। आवेश को आधा कर दिया जाए तो विभव भी आधा हो जाएगा। आवेश को 5 गुना कर दें तो विभव भी 5 गुना हो जाएगा। इट मीन्स इन दोनों का जो अनुपात है वो फिर नियत रहेगा और इन दोनों का जो अनुपात है Q/V वही तो चालक की धारिता C होती है। Q/V ही तो C होती है। अगर मैं यहाँ दोगुना कर दूँ, देखिए यहाँ यहीं से देख लीजिए, अगर Q/V को मैं 2Q/2V कर दूँ तो भी 2 से 2 कैंसिल होकर C ही आएगा। अगर मैं आवेश को 3 गुना कर दूँ, 3Q ले लूँ तो फिर वो भी तो 3 गुना होगा। तो 3Q करने पर यहाँ भी 3V होगा तो 3 से 3 कैंसिल होकर फिर से C आएगा। अगर आवेश को मैं 4 गुना ले लूँ तो फिर वो भी 4 गुना होगा तो 4Q/4V होगा तो फिर भी C ही आएगा। तो धारिता हर स्थिति में कितनी है? C ही रहेगी। इट मीन्स धारिता किस पे डिपेंड नहीं करेगी? धारिता ना आवेश Q पर डिपेंड करेगी ना विभव V पे डिपेंड करेगी। धारिता अभी हमने 4 पॉइंट बताए थे उन पे डिपेंड करेगी। चालक के आकार पर, उसकी आकृति पर, उसके चारों ओर के परावैद्युत माध्यम पर और उसके पास किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर। धारिता किस पे डिपेंड नहीं करेगी? उसके आवेश पर, उसे दिए जाने वाले आवेश पर भी नहीं और उसके विभव पर भी नहीं। यह एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ वैल्यू के साथ एग्जाम्पल लिया है। देखिए आवेश मैंने 1 कूलाम लिया, विभव मान लीजिए 1 कूलाम के कारण उसका पृष्ठीय विभव मान लीजिए 1 वोल्ट हो गया। तो धारिता उसकी कितनी हुई? C=Q/V में 1/1 पुट करेंगे तो 1 फैराड हुई। अब आवेश को मैंने 5 गुना कर दिया तो आवेश 5 गुना करेंगे हम, इट मीन्स 1 कूलाम से 5 कूलाम करेंगे। तो आवेश को जब 5 गुना करेंगे तो विभव भी तो 5 गुना होगा। तो विभव पहले 1 वोल्ट था तो वो भी 5 गुना हो गए 5 वोल्ट होगा। तो फिर से अगर हम दोनों का अनुपात करें, Q/V का अनुपात करें अर्थात धारिता प्राप्त करें तो हमें 5/5 1 फैराड मिलेगा। पहले भी 1 फैराड थी, अब भी 1 फैराड है। अब अगर मान लीजिए मैं 5 से उसका आवेश बढ़ाकर कितना कर दूं? 20 कर दूं। मतलब कितना गुना करा? 4 गुना कर दिया। तो जब आवेश को 4 गुना करेंगे तो विभव भी तो 4 गुना होगा। तो विभव जो 5 वोल्ट था वो भी 4 गुना बढ़कर कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट हो जाएगा। तो अब फिर से हम अगर C कैलकुलेट करें तो इन दोनों का अनुपात करना होगा Q/V का। तो Q/V का अनुपात करेंगे तो 20/20 फिर से 1 ही आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आवेश को हम इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन उसी अनुपात में विभव भी इंक्रीज होने के कारण उन दोनों का जो अनुपात है वो नियत ही मिल रहा है, अर्थात धारिता नियत ही है। तो धारिता किस पर डिपेंड नहीं करती? धारिता Q/V पर डिपेंड नहीं करती। चालक को दिए जाने वाले आवेश व उस चालक के विभव पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है? तो ये धारिता के बारे में, किसी चालक की धारिता के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है।
क्लियर है बात। छोटे से छोटे पॉइंट को भी मैंने यहाँ कवर किया है। धारिता सी के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं, वो मैंने निकाल के बताया नहीं है, आप देख सकते हैं। इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल लें तो डायमेंशनल फार्मूला ऊपर तो आएगा आवेश का और नीचे आएगा विभव का। अब आवेश का तो हम जानते ही हैं A1T1 होता है, लेकिन विभव का जो है फार्मूला लिखें अगर हम कार्य की फॉर्म में तो विभव होता है W/Q। W का डायमेंशनल फार्मूला हम जानते ही हैं M1L2T-2 और अपॉन Q जो है उसका A1T1 जानते ही हैं। तो इस तरीके से हम C के लिए डायमेंशनल फार्मूला भी प्राप्त कर सकते हैं। वो मैंने यहाँ दिखा नहीं रखा है क्योंकि वो 11th का टॉपिक था और 11th में हमने विमीय सूत्र निकालना ढंग से सीख रखा है। क्लियर है बात। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी चालक की विद्युत धारिता। आज जो हमने धारिता का फॉर्मूला प्राप्त किया है C=Q/V, वह किसी भी चालक की धारिता के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर है बात। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे किसी गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक या सूत्र प्राप्त करना।